आज ये फेसबुक लाइव और मैं इसमें हिंदी में बात करना चाहूँगा क्योंकि मैं चाहूँगा कि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। और मेरे कुछ महाराष्ट्र के जो फ्रेंड्स हैं उनका तो कहना था कि ये मराठी में करूँ, लेकिन फिर भी मैं इसे हिंदी में करना चाहूँगा क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये महाराष्ट्र के बाहर भी लोगों तक जाए और लोग उसको समझ पाएँ, लोग उसको जान पाएँ। अ, और इसलिए ये फेसबुक लाइव अभी करूँगा। ये अनहद नाम की जो संस्था है दिल्ली की, शबनम हाशमी जी की, मेरे दोस्त हैं अहमदाबाद के देव देसाई, उन्होंने मुझसे कहा था कि ये फेसबुक लाइव करें। ये 12 से 5 बजे तक 4-5 अलग-अलग जाने माने पत्रकार इसमें हिस्सा लेंगे। इसका विषय जो आज बताया गया है ये है कि आज के दौर में पत्रकारिता और पत्रकारों का क्या रोल होना चाहिए, द रोल ऑफ मीडिया इन प्रेजेंट सर्कमस्टेंसेस। और मैं मानता हूं कि ये बहुत बेहद ज़रूरी है क्योंकि कुछ ही दिन पहले 3 या 4 दिन पहले ही मैंने मेरी फेसबुक वॉल पर सुचित्रा विजयन का एक वीडियो शेयर किया था जो मुझे बहुत ही ज़्यादा अहम लगा। और उसमें उन्होंने बहुत विस्तार से और आसान तरीके से बताया है कि किस तरह से जेनोसाइड में पत्रकारिता की भी एक भूमिका रहती है। नरसंहार जिसे हम हिंदी में कह सकते हैं, उस नरसंहार में पत्रकारिता की कैसी भूमिका रहती है, जो इसके पहले रवांडा में और न्यूरमबर्ग ट्रायल्स जो जर्मनी के नरसंहार के बारे में हुए थे, तो उस ट्रायल्स के बारे में, उसके रिपोर्ट्स के बारे में और रवांडा की चीज़ों के बारे में भी सुचित्रा विजयन ने बहुत विस्तार से उसमें बताया है। हमें ये जानना चाहिए कि जो नरसंहार या जेनोसाइड कहा जाता है, उसमें पत्रकारिता की अनजाने में या जाने में, जानकर, जानबूझकर एक अहम भूमिका रहती है। जैसे कि रवांडा के मामले में कहा गया था कि उसके रिपोर्ट में 3 पत्रकारों को खासकर इस नरसंहार के लिए जिम्मेदार और दोषी ठहराया गया था, जिन्होंने हम कह सकते हैं कि जिनके ऊपर 3 खासकर चार्ज लगाए थे, और वो थे कि नरसंहार को उत्तेजित करना। नरसंहार को उत्तेजित किया जाता है अक्सर हेट स्पीचेस के द्वारा, हेट रिपोर्टिंग के द्वारा, जिससे लोगों में नफरत, द्वेष पैदा हो और वो एक समुदाय को, एक कम्युनिटी को एक अलग नजरिए से, नफरत भरे नजरिए से देखने लगे और उसके जरिए फिर आगे चलकर जेनोसाइड होता है। लेकिन लोगों में नफरत पैदा करने वाली रिपोर्टिंग करना, ये उसमें ये कहा गया था को कि उन्होंने जेनोसाइड को इंस्टिगेट किया, नरसंहार को उत्तेजित किया। उसके बाद ये पूरा जो किया गया था उन 3 पत्रकारों ने रवांडा में, ये एक षड्यंत्र के तहत किया था, तो कॉन्स्पिरेसी के भी चार्ज उनके खिलाफ लगे थे। और ये सब करना, ये मानवता के खिलाफ, ह्यूमैनिटी के खिलाफ क्राइम है। ये तीसरा इन पत्रकारों के ऊपर चार्ज था। और घृणा और द्वेष और नफरत फैलाना ये नरसंहार के लिए जिम्मेदार है, ऐसा उस रिपोर्ट में कहा गया था। और न्यूरमबर्ग के ट्रायल्स में जो हिटलर ने जूस का नरसंहार किया था, उसके बारे में ये कहा गया था कि हेट स्पीच इज अ वॉर क्राइम। तो नफरत फैलाने वाली स्पीचेस ये एक वॉर क्राइम है, एक बहुत ही संगीन गुनाह है, अपराध है, ये न्यूरमबर्ग केस में कहा गया था। और इसमें बहुत अहम भूमिका उस वक्त भी जर्मनी में भी पत्रकारों ने निभाई थी। रवांडा के हिंसा जो हुई, नरसंहार हुआ, उसमें भी हुआ था। हमने ये गुजरात में भी हुआ था 2002 में, ये देखा है। कुछ अखबार थे वो जानबूझकर ऐसी झूठी खबरें फैला रहे थे। और आज भी हम देख रहे हैं, कुछ दिनों पहले ही राहुल कंवल का एक रिपोर्ट था, वो सीधे तौर पर एक कम्युनिटी को टारगेट करके बनाया गया था। कल भी जिस तरह से बांद्रा की जो घटना हुई, वो उस घटना में भी जिस तरह से उसको ट्विस्ट किया गया। पहले बात यह थी कि बांद्रा स्टेशन के बाहर
सैकड़ों की तादाद में, हजारों की तादाद में मजदूर जो बाहर के प्रांतों के हैं, बाहर के राज्यों के हैं, वो वहां इकट्ठा हुए हैं वापस जाने के लिए। उनको वापस अपने अपने प्रांत, अपने अपने राज्य, गांव, घर जाना था, और उसके लिए वो बांद्रा स्टेशन के पास बाहर इकट्ठा हुए। ये एक पहली खबर थी। लेकिन बाद में नेशनल चैनल्स ने, मेन स्ट्रीम मीडिया ने उसको इस तरह से ट्विस्ट करना शुरू किया कि वो सारे लोग एक मस्जिद के बाहर इकट्ठा हुए हैं, और इसका सीधा सीधा मतलब ये था कि एक समुदाय को, एक कम्युनिटी को इसमें टारगेट किया जा रहा था, और उसको पूरी तरह से ट्विस्ट किया जा रहा था। जिनको बांद्रा स्टेशन के बाहर की ज्योग्राफी ही पता नहीं है, वो ये कह रहे थे कि वो सारे लोग सैकड़ों, हजारों की तादाद में वहां पर इकट्ठा, मस्जिद के बाहर इकट्ठा हुए हैं। हालांकि मस्जिद बांद्रा स्टेशन के बाहर है। तो बांद्रा स्टेशन के बाहर जब लोग इकट्ठा होते हैं, तब वो उस मस्जिद के पास वो थे। इसका मतलब ये नहीं हो सकता कि वो मस्जिद के यहाँ इकट्ठा हुए थे, वो स्टेशन के पास इकट्ठा हुए थे। उनको वापस जाना था अपने अपने गांव, अपने अपने घर। और उसकी वजह थी कि एक न्यूज चैनल ने, महाराष्ट्र के मराठी न्यूज चैनल ने सुबह सुबह से ये खबर चलाई थी, एबीपी माझा नाम के न्यूज चैनल ने, कि एक मुंबई के अलग अलग स्टेशन से उनकी वेबसाइट पर 11:30 के करीब वो न्यूज डाली भी गई। उसके पहले चैनल पर एक खबर चलाई कि इस तरह से फंसे हुए मजदूरों को अपने अपने गांव, अपने अपने राज्य वापस लौट जाने के लिए एक ट्रेन्स का आयोजन किया गया है, और वो ट्रेन्स की परमिशन मिली है, वो ट्रेन्स निकलेंगी, इस तरह से किया। इस खबर को कहते वक्त उस रिपोर्टर ने ये भी कहा था कि ऐसा एक लेटर आया है, जिस लेटर के जरिए अलग अलग डिविजन्स में ये पूछा गया है कि कितने पैसेंजर्स आपके पास, अब कितने लोग इस तरह से मजदूर होंगे जो इन ट्रेनों का इस्तेमाल करके अपने गांव वापस लौट जाएंगे, तो उसका प्रपोजल भेजिए। ऐसे लोगों की जानकारी लेकर उसका प्रपोजल भेजिए। इसमें दूसरी एक बहुत ही गंभीर बात ये हुई थी कि सुबह प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ये अनाउंस किया था कि ये लॉकडाउन 3 मई तक जारी रहेगा। उसके बावजूद पीयूष गोयल जो रेलवे मिनिस्टर है, उनके रेलवे मिनिस्ट्री ने ऑनलाइन बुकिंग चालू रखा था ट्रेन का। कल 14 तारीख के आगे की से जो ट्रेन्स है, उन सारी ट्रेन्स का ऑनलाइन बुकिंग उन्होंने चालू रखा था। इसलिए ये सारे मजदूर उस स्टेशन के पास टिकट लेने के लिए वहां पर भीड़ में इकट्ठा हुए थे। उनको टिकट लेना था अपने अपने गांव, अपने अपने राज्यों में वापस लौटने के लिए। लेकिन ये जो लेटर था, जिस लेटर के बुनियाद पर एबीपी माझा के उस्मानाबाद, मराठवाड़ा में रहने वाले एक रिपोर्टर ने ये खबर बनाई थी, उसको कहा, उसने बाद में ये कहा कि एक विश्वसनीय अधिकारी ने उसको ये लेटर दिया। अब उस लेटर को अगर पढ़े तो वो सिकंदराबाद से तेलंगाना के रेलवे ऑफिस का लेटर है, और उन्होंने महाराष्ट्र के मराठवाड़ा में नांदेड़ डिवीजन में इसकी पूछताछ की थी कि आपके यहाँ इस तरह से कितने पैसेंजर हो सकते हैं। तो लेकिन इस लेटर को इस तरह से इसके आधार पर इस तरह से खबर बनाई गई जैसे बंबई से या महाराष्ट्र से अलग अलग जगहों से ये ट्रेन जाएंगी इन मजदूरों को लेकर दूसरे राज्यों में। उस चैनल की वेबसाइट पर प्राइम मिनिस्टर के बयान के 1 घंटे बाद ये कहा गया कि मुंबई के कौन से अलग अलग स्टेशन से कहां कहां ये ट्रेन जाएंगी, इसका एक विस्तृत डिटेल्स दिया गया। और इसके इन डिटेल्स के बारे में, उन अलग अलग स्टेशन से निकलने वाली ट्रेन के बारे में कोई भी अधिकृत लेटर, कोई भी ऑफिशियल इंफॉर्मेशन उस चैनल के पास नहीं थी। उसके बावजूद उस चैनल ने इसको अपनी वेबसाइट पर डाला और कहा कि इन मुंबई के इन स्टेशनों से ये लोग निकलेंगे। अब जिनको थोड़ी बहुत ज्योग्राफी पता है, उनको ये पता होगा कि बांद्रा स्टेशन के पास जो बड़ी स्लम्स है, धारावी की भी है, बांद्रा में भी जो स्लम्स है, वहां बहुत सारे मजदूर
वहां पर रहते हैं, और उनको वापस जाने के लिए जब ये अफवाह फैलने लगी कि और अफवाह पहन दूसरी बात ये बहुत है कि अफवाह फैलने के लिए खबर देखनी नहीं पड़ती। अफवाह फैलने के लिए ये जांच पड़ताल नहीं होती कि ये खबर सच है या झूठी है, ये बेबुनियाद है या अर्धसत्य पर आधारित है। लेकिन अफवाह फैल गई कि इस तरह से ट्रेन निकलने वाली है, और जो करीब का स्टेशन था बांद्रा, जो बांद्रा लोकल ट्रेन के स्टेशन के पास टिकट घर है, और उसके पास ही दूसरी तरफ बांद्रा टर्मिनस है, जहां से अलग अलग बाहर गांव या बाहर शहर या दूसरे राज्यों में ट्रेन निकलती है। तो टिकट लेने के लिए ये सारे मजदूर वहां पर इकट्ठा हुए। बाद में ये भी उस चैनल पर आया कि देखो इतनी भीड़ वहां पर इकट्ठा हुई है, कहाँ से आई, पुलिस ने उन्हें रोका क्यों नहीं। इस तरह से आते वक्त जो वहां पर लोग दिख रहे हैं अपने राज्यों में वापस जाने के लिए, उनके पास तो कोई लगेज ही नहीं है, उनके पास कोई सामान नहीं है, बच्चे नहीं दिख रहे हैं, ये नहीं दिख रहा है। लेकिन जो लोग वहां पर टिकट लेने के लिए गए थे, वो सामान लेकर टिकट लेने के लिए जाए, इसकी तो कोई उम्मीद नहीं कर सकता। जिसने भी जनरल क्लास कंपार्टमेंट में ट्रैवल किया है, वो समझ सकता है कि वो किस हालात में और किस तरह से उनको सफर करना पड़ता है। लेकिन इसके बावजूद इस तरह से ये हुआ, ये खबर चलाई गई। अब इसके बाद एक बहाना किया जाता है, जिसको सुचित्रा विजयन ने ये कहा कि वो डेमोक्रेटिक अलाबाय एक क्रिएट हुआ। तो मैं उसको कहूंगा ये लोकतांत्रिक बहाना एक बनाया गया कि ये लोकतंत्र के लिए जरूरी है कि लोगों के पास इंफॉर्मेशन पहुंचे, लेकिन लोकतंत्र के लिए ये बहुत जरूरी है कि सच इंफॉर्मेशन लोगों के पास पहुंचे, सही इंफॉर्मेशन लोगों के पास पहुंचे। ये नहीं कि आधे सत्य पर, आधी जानकारी के आधार पर, जो सिर्फ नांदेड़ डिवीजन से एक जानकारी मांगी गई है उसके आधार पर ये कह दे कि इस तरह से ट्रेन को निकलने के लिए परमिशन दी गई है और मुंबई के इन इन स्टेशनों से ट्रेन निकलेंगी दूसरे राज्यों में जाने के लिए, तो ये बिल्कुल झूठ है और ये लोकतांत्रिक बहाना बनाया गया। इस तरह से लोकतांत्रिक बहाने बहुत बार इस देश में मीडिया के तरफ से बनाए गए। जो हमने देखा कि जो मरकज के बारे में हुआ, जो निजामुद्दीन में हुआ, कल प्रधानमंत्री ने कहा कि जनवरी से सबसे पहले हमने एयरपोर्ट पर स्क्रीनिंग शुरू किया। अब सबसे पहले जनवरी में अगर एयरपोर्ट पर स्क्रीनिंग शुरू किया, तो क्या इसका मतलब मरकज में आने वाले लोग स्क्रीनिंग से पास होकर वहां से निकले थे, वो इन्फेक्टेड नहीं थे? और वो इन्फेक्टेड नहीं थे तो इन खबरों को लोगों को क्यों नहीं दिखाया? क्यों एक तरह से नफरत इन चैनलों के माध्यम से लोगों के दिमाग में बिठाई गई, और उसको हम कह सकते हैं कि उस तरह से एक इस नफरत को नर्चर किया गया। और ये पत्रकार कर रहे थे अलग अलग चैनलों पर, और ये बहुत ही गंभीर इसमें बात है। जिस रेलवे मिनिस्टर ने या जिस रेलवे मिनिस्ट्री ने इस तरह से ट्रेन की बुकिंग प्रधानमंत्री के बयान के, लॉकडाउन के एक्सटेंशन के बावजूद चालू रखा, उनके बारे में क्या बात है? उनके बारे में उनसे कौन कौन सी पत्रकार और कौन सी मेन स्ट्रीम न्यूज चैनल उनको सवाल पूछ रहे हैं? उनको तो कोई सवाल नहीं पूछे जा रहे। हमने जो देखा, हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से जो डेली बुलेटिन आता है, कहा गया है कि वहां भी सवाल पूछे नहीं जा सकते हैं, और कुछ ही ANI जैसे मीडिया या माध्यम है जिनको सिर्फ परमिशन, इजाजत दी जाती है कि वो ही सिर्फ सवाल पूछे। तो ये बहुत जरूरी है कि इनको सवाल पूछा जाए। इसके बाद एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है कि ये सारी जो खबर थी बांद्रा रेलवे स्टेशन के बारे में, ये सारी एक्सक्लूसिव न्यूज एक चैनल के पास थी। और इसके बाद ये फुटेज शेयर हुआ, इसके बाद अलग अलग चैनल्स ने इसको दिखाना शुरू कर दिया कि ये स्टेशन के बाहर तो किसी ने नहीं बताया, सबने ये कहना शुरू किया था कि ये उस मस्जिद के बाहर खड़े हुए। इसमें कुछ सवाल सरकार से भी या अधिकारियों से भी पूछना बहुत जरूरी है। इतनी तादाद में अगर लोग एक जगह पर इकट्ठा हो रहे हैं, तो उनको जगह जगह पर, अगर आपने वहां बैरिकेडिंग किया है मुंबई में, तो जगह जगह पर उनको रोका क्यों नहीं गया? उनको उनको रोक रोक कर उनको ये बताया गया क्यों नहीं कि इस तरह से कोई ट्रेन
नहीं जाने वाली है। लॉकडाउन 3 तारीख तक एक्सटेंड हुआ है और इसकी वजह से कोई भी पैसेंजर ट्रेन मुंबई से, बांद्रा स्टेशन से या किसी और स्टेशन से भी ये निकलने की इजाजत नहीं है। इसके बाद हम जो देख रहे थे कि तुरंत ये खबर आने के बाद और तुरंत वो सारी भीड़ दिखाने के बाद भारतीय जनता पार्टी के सारे प्रवक्ता, मुख्य प्रमुख नेता, ये अलग अलग चैनल्स के स्टूडियो में दिखने लगे और वो ये डिमांड करने लगे कि ये किस तरह से गैर जिम्मेदाराना है। सरकार ने इनको राशन देने की अगर व्यवस्था की होती, इनके रहने की अगर व्यवस्था की होती, तो ये आज स्टेशन के पास इकट्ठा नहीं होते थे। अब बात यह है कि करीब 17-18 दिनों से महाराष्ट्र में लॉकडाउन है। ये 18 दिनों में ये सारे लोग इतनी बड़ी तादाद में कभी भी मुंबई की सड़कों पर नहीं दिखे, ये इसी दिन दिखे। तो इसका मतलब उनका रहने का इंतजाम था, कहीं ना कहीं झुग्गी झोपड़ियों में ही सही, लेकिन कहीं ना कहीं वो रह रहे थे, उनको खाना मिल रहा था। इसके बावजूद उनको अपने घर जाना था और जब ट्रेन निकलने की खबर आई तो वो स्टेशन के पास आए। तो यकायक ये सारे नेता चैनल्स पर अवेलेबल हो जाते हैं। तुरंत ट्विटर पर एक ट्रेंड शुरू हो जाता है कि चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे ने रिजाइन कर देना चाहिए और उस ट्रेंड को एक हम जो जिनको जानते हैं भक्त संप्रदाय, मैं जिनको कहता हूं, वो पूरा संप्रदाय शुरू हो गया कि उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा देना किस तरह से जरूरी है। अब महाराष्ट्र में पहली बार शायद हम ये अनुभव ले रहे हैं कि महाराष्ट्र का चीफ मिनिस्टर लोगों से रोज बात कर रहा है और इस तरह से बात कर रहा है जैसे उन घरों का कोई सदस्य उनसे बात कर रहा है, एक जिम्मेदारी से, पूरी शांतिपूर्वक, शांतता बनाए रखने के लिए और सरकार क्या क्या इंतजाम कर रही है उसकी पूरी इंफॉर्मेशन देते हुए, क्या क्या एहतियात लोगों ने बरतने चाहिए उसकी सारी जानकारी देते हुए, राशन पर किस तरह से अनाज मुहैया किया जा रहा है, कौन से रेट्स में वो मिलेगा, लोगों तक जाएगा, ये सारी जानकारी। इसके बाद हेल्थ केयर की, मेडिकल फैसिलिटीज की सारी जानकारी अपनी वो अपने हर दिन की प्रेस एडवाइस में दे रहे हैं। अब एक जिम्मेदार चीफ मिनिस्टर की हैसियत से जब वो लोगों से बात कर रहे हैं, सारी सिचुएशंस को हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं, जितनी महाराष्ट्र में हम जानते हैं कि महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा एयर ट्रैफिक है, सबसे ज्यादा फॉरेन ट्रैवलर्स महाराष्ट्र से अब देश के अलग अलग जगहों पर जाते हैं, तो जायज था कि महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा पेशेंट्स मिलेंगे, क्योंकि महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा टेस्ट्स भी हो रहे थे। महाराष्ट्र में टेस्ट ज्यादा हो रहे थे इसलिए पेशेंट्स ज्यादा मिल रहे थे। लेकिन एक स्पेसिफिक पॉलिटिकल क्लास की तरफ से, बीजेपी के लोगों की तरफ से ये फैलाया जा रहा था कि देखो महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा पेशेंट मिल रहे। तो उसकी कोई वजह थी कि महाराष्ट्र में क्यों पेशेंट मिल रहे ज्यादा, क्योंकि महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा टेस्ट हो रहे थे और ज्यादा टेस्ट हो रहे, वहां ज्यादा पेशेंट्स मिल रहे थे। आज भी, कल भी गुजरात में सूरत के बाहर इसी तरह से मजदूर वहां पर आए, लेकिन वो कितने लोगों ने खबर देखी इसका अंदाजा हमको यहाँ पर नहीं है। कोविड-19 के बारे में जब मैं बात करता हूं कि एक जिम्मेदार पत्रकारिता कैसी होनी चाहिए, तो जिम्मेदार पत्रकारिता मैं ये चाहता हूं कि चैनल्स ने ये दिखाना चाहिए कि इस तरह से किसी ट्रेन की व्यवस्था नहीं हुई है। ज्यादा से ज्यादा अगर उस तेलंगाना के लेटर के आधार पर खबर बनानी ही है तो ये कह सकते थे कि नांदेड़ डिवीजन से सिर्फ जानकारी मांगी गई है, अभी तक किसी ट्रेन को स्टेशन से निकलने की इजाजत नहीं दी गई है। मुंबई के अलग अलग स्टेशनों का आप जिक्र करते हो अपनी खबर में और फिर कहते हो एक लोकतांत्रिक बहाना बनाकर, एक डेमोक्रेटिक अलिबाय बनाकर ये कहा जाता है, तो ये बहुत खतरनाक है। मैं ये चाहूंगा कि इससे ज्यादा जरूरी इसमें होगा कि महाराष्ट्र में कितने N95 मास्क की जरूरत है, महाराष्ट्र में कितने PPE सेट, पर्सनल प्रोटेक्शन किट्स की जरूरत है, डॉक्टर्स को वो मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे, वो देने की जिम्मेदारी जो केंद्र सरकार की है, जो केंद्र सरकार ने एक एडवाइजरी की तरह राज्य सरकारों को भेजी है कि आप इन चीजों को मत खरीदिए। केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को ये लिखित स्वरूप से ये बताया कि कोई भी राज्य सरकार
पीपीई किट्स हो, N95 मास्क हो, या सांस लेने के लिए ऑक्सीजन देने वाली जो मशीन है, उनके आप उनको मत खरीदिए, ये केंद्र सरकार की तरफ से आपको भेजे जाएंगे। तो जिम्मेदार पत्रकारिता ने ये लोगों को बताना चाहिए कि केंद्र सरकार की तरफ से राज्यों को, महाराष्ट्र राज्य को कितने पीपीई किट्स मिले हैं, या कितने ऑक्सीजन की मशीन्स मिली है, या कितने N95 के मास्क मिले हैं, जिसका इस्तेमाल करके यहाँ के डॉक्टर्स पहले सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि वो रोज दिन रात मेहनत करके हजारों की जान बचा रहे हैं। और उन डॉक्टरों के प्रति अगर कोई संवेदना प्रदर्शित करनी है, उनके प्रति कोई आभार प्रदर्शित करना है, तो थालियां बजाने की बजाय, तालियां अपनी बालकनी में बजाने की बजाय, उन तक कितनी N95 मास्क मिल रहे हैं इसकी जानकारी दो, और वो ज्यादा से ज्यादा पीपीई किट्स उन डॉक्टरों तक कैसे पहुंचे, इसके लिए अगर कोई प्रेशर बनाना है तो वो प्रेशर बनाओ, और वो केंद्र सरकार पर बनाना चाहिए, क्योंकि केंद्र सरकार कहती है कि इसको हम मुहैया कराएंगे। तो मेरे ख्याल से इस पैंडेमिक में इतनी बड़ी आपदा, हेल्थ इमरजेंसी के इसमें जिम्मेदार पत्रकारिता वो होगी जो केंद्र सरकार को मजबूर करेगी कि राज्यों को ज्यादा से ज्यादा हेल्थ से रिलेटेड सुविधाएं, मेडिसिन, पीपीई किट्स, या N95 मास्क, ये सारी चीजें, या वेंटिलेटर्स, ये सारी चीजें इस्तेमाल करें और मुहैया कराएं। और कितनी राज्यों को मिली है, राज्यों की डिमांड कितनी थी, क्योंकि ये भी खबरें पड़ी है कि बंगाल ने कुछ 1 लाख पीपीई किट्स मांगे थे, उनको 5,000 सैंक्शन हुए। झारखंड ने कुछ 75,000 पीपीई किट्स मांगे थे, उनको 3,000 सैंक्शन हुए। तो महाराष्ट्र ने कितने मांगे थे और कितने मिले, इसकी भी तो किसी जिम्मेदार न्यूज चैनल ने इसकी इंफॉर्मेशन देनी चाहिए। और सरकार से, केंद्र सरकार से ये सारे सवाल पूछने चाहिए इस बारे में कि क्यों राज्यों को इन चीजों को मुहैया नहीं किया जा रहा है। हमने ये भी अल्टरनेट मीडिया पर पढ़ा कि तमिलनाडु को जो इक्विपमेंट्स या किट्स आने वाले थे वो डाइवर्ट होकर यूनाइटेड स्टेट्स चले गए। अब इसके लिए कौन जिम्मेदार है, और इसके लिए जो जिम्मेदार है उनको सवाल कब पूछे जाएंगे। सत्ता से सवाल करना ये पत्रकारिता का पहला कर्तव्य है। लोगों को सच बताना और शैतान को शर्मिंदा करना ये पत्रकारिता का पहला कर्तव्य है। आज ये बहुत जरूरी हो गया है कि इन चैनल्स ने एक बार आईने में अपनी शक्ल देखकर ये अपने आप से सवाल पूछना चाहिए कि आज मैंने किस शैतान को सवाल पूछा, किस सच को उजागर किया और किस शैतान को शर्मिंदा किया। अगर ये हम नहीं कर पा रहे हैं तो हम हमारी इस रोजी रोटी देने वाले पत्रकारिता के साथ हम नाइंसाफी और बेईमानी कर रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है। और यही शायद अभी का सच है। इसके बाद कल हम जो खबरें देख रहे थे, दूसरी चैनल पर जो शुरुआत हुई थी, एक न्यूज चैनल ने ये दिखाना शुरू कर दिया था कि मोदी जी ने पहली बार हाथ जोड़ा, दूसरी बार हाथ जोड़ा, तीसरी बार हाथ जोड़ा, चौथी बार हाथ जोड़ा, कहते कहते 7वीं बार हाथ जोड़ा, और चैनल की पूरी स्क्रीन पर 7 विंडोज में मोदी जी ने 7 बार जुड़े हुए हाथ दिखाए जा रहे थे। हमने उनसे उम्मीद की थी कि वो ये न्यूज चैनल्स ये सवाल खड़े करेंगे कि पहला लॉकडाउन का दौर खत्म होने के बाद और दूसरे लॉकडाउन को एक्सटेंड करते वक्त सत्ता से ये सवाल पूछे जाए कि ये जो मजदूर भूखे या शायद भूखे सोते भी होंगे कई राज्यों में, तो उन तक अनाज किस तरह से पहुंचाने की इंतजाम जा रहे हैं, या जो उद्योग बंद हो रहे हैं, जो बंद है, जिनको बहुत नुकसान पहुंचने वाला है, इनको बचाने के लिए, ये जो रोजगार लोगों को देते हैं उस रोजगार को बचाने के लिए क्या किया जा सकता है, क्या सरकार कर रही है इसके बारे में। जो किसान है या फार्म में काम करने वाले जो लेबर है, उनको मदद देने के लिए इस सरकार की तरफ से क्या इंतजाम किए जा रहे हैं। हेल्थ के बारे में जो स्टाफ है, दिल्ली के बारे में जो हमने देखा पिछले
15 दिनों में कि एक अस्पताल के डॉक्टर्स ने तो इस्तीफे दे दिए कि उनको बेसिक फैसिलिटीज और इक्विपमेंट्स नहीं है। देश की, भारत देश की जो सबसे बड़ी हेल्थ इंस्टीट्यूट है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, वहां के डॉक्टर्स, वहां के रेसिडेंट डॉक्टर्स बार बार खत लिखकर ये डिमांड कर रहे हैं कि उनको N95 मास्क, पीपीई किट्स ये उनको मुहैया किया जाए। उसके बारे में कुछ प्रधानमंत्री कहेंगे, इसकी हम उम्मीद कर रहे थे, लेकिन इसके बारे में सवाल करने की बजाय, इसके बारे में सवाल पूछने की बजाय ये दिखाया जा रहा था कि कितनी बार हाथ जोड़े। 130 करोड़ का पूरा देश हाथ जोड़कर खड़ा है कि उनको जिंदा रहने के लिए जो चीजें जरूरी है वो किस तरह से सरकार उन तक पहुंचाएगी। जो 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 किसान खेतों में खड़े हैं या जो मजदूर अपने अपने झुग्गियों में फंसे हुए हैं, उन तक अनाज किस तरह से पहुंचाया जाएगा, उन तक हेल्थ फैसिलिटी किस तरह से पहुंचाई जाएगी, इसके बारे में जो सवाल पूछने चाहिए थे, उन सवालों को पूछने के बजाय अगर ये दिखाया जाता है कि कितनी बार हाथ जोड़े और एक गलत, एक झूठी खबर फैलाई जाती है कि बंबई से ट्रेन निकलने वाली है मजदूरों को अपने अपने राज्यों में लौटाने के लिए, और अलग अलग स्टेशंस के बारे में उस वेबसाइट पर बताया जाता है कि किन किन स्टेशन से ये सारी ट्रेन निकलेंगी, तो शायद अब लोगों पर ही ये जिम्मेदारी आ गई है कि इस तरह से जो पत्रकार बिहेव कर रहे हैं, गैर जिम्मेदाराना पुराना बर्ताव हो रहा है, उनके भरोसे न रहकर हम अब सवाल डायरेक्टली पूछना शुरू किए। हमको पता है कि हर मिनिस्टर का ईमेल आईडी क्या है, हर कंसर्न मिनिस्टर का ईमेल आईडी क्या है। अब हमें डायरेक्टली उनको मेल कर ये सवाल, ईमेल करके ये सवाल पूछने पड़ेंगे कि हमें जिंदा रखने के लिए इस सरकार की तरफ से क्या इस्तेमाल, क्या चीजों का मुहैया की जा रही है, क्या एहतियात बरती जा रही है। ये जरूर है कि इस अफवाह फैलाने के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए एक क्राइम, एक गुनाह रजिस्टर हुआ कल बांद्रा में। उस पत्रकार जिसने एक अर्ध सत्य लोगों तक पहुंचाया था, उसको गिरफ्तार भी किया गया है। लेकिन इसके साथ इस तरह से रेलवे का इंटरनल लेटर उस पत्रकार तक किस ऑफिसर ने पहुंचाया, वो विश्वसनीय अधिकारी कौन है जिसने उस जर्नलिस्ट तक, राहुल कुलकर्णी तक ये लेटर पहुंचाया, उस अधिकारी की भी जांच होनी चाहिए। उस आधे आधार पर, लेटर के आधार पर जो नांदेड़ डिवीजन से सिर्फ जानकारी मांग रहा है, उस आधार पर अगर एक जिम्मेदार चैनल या गैर जिम्मेदार चैनल गैर जिम्मेदाराना तरीके से अगर खबर दिखाता है, तो एक रिपोर्टर ने भेजी हुई खबर को किस तरह से ऑन एयर होने तक पूरी संपादकीय व्यवस्था से गुजरना पड़ता है, ये एक चैनल में काम करने के बाद मुझे पता है। तो ये देखना होगा कि किस संपादकीय प्रक्रिया से ये खबर पास हुई, किसने इसको इजाजत दी कि इस तरह से इस खबर को दिखाया जाए। इसके बाद सरकार से और सत्ता से भी ये सवाल पूछने होंगे कि इतने सारे लोगों को क्यों इकट्ठा होने दिया एक जगह पर, इनको जगह जगह पर रोका क्यों नहीं गया, रोककर उनको वापस भेजा क्यों नहीं गया। इसके प्रयास हो रहे थे। ये देखा गया कि वहां के जो भूतपूर्व एमएलए है बाबा सिद्दीकी, वो लोगों को हाथ जोड़कर कह रहे थे कि हम आपको घरों तक, आपके राज्यों में या गांवों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी नहीं ले सकते, बाकी सब आपको हम मुहैया कराएंगे, आप लौट जाइए। तो ये कह रहे थे, लेकिन इस तरह से अगर लोग आ रहे हैं तो उनको वापस भी तो लौटाना पड़ेगा, क्योंकि पता नहीं कहां कहां से वो चलकर उस स्टेशन तक आए थे। और इसके बारे में भी जरूर हमें सवाल पूछने होंगे। तो मैं समझता हूं कि ये जो जर्नलिज्म एज जेनोसाइड है, और ये पूरा खासकर उस खबरों को ट्विस्ट करके ये बताना कि वो एक समुदाय के खिलाफ एक लोगों की मानसिकता खड़ी हो जाए, एक समुदाय के खिलाफ नफरत लोगों के मन में पैदा हो जाए, इस तरह से जो पत्रकारिता हो रही है उस पर भी सवालिया निशान रखने होंगे और उनको भी सवाल करने होंगे
लोगों ने अब उनको सवाल करने होंगे। अगर उसके बावजूद उनका ये एजेंडा हेट स्प्रेड करने का, नफरत फैलाने का अगर चालू रहता है, तो उसको हम ना देखें, उनको हम टीआरपी ना दें, उनको हम सोशल मीडिया पर स्प्रेड ना करें। क्रिटिसाइज करते हुए भी जब हम स्प्रेड करते हैं तो उसको स्प्रेड ही हम करते हैं, लोग तो हम इसको भी स्प्रेड ना करें। तो और इस तरह से नफरत फैलाने वालों पर बॉयकॉट ही होना चाहिए। इनके साथ भी सोशल डिस्टेंसिंग हमें करना होगा। ये सारी बातें उस दिन कल हो रही थी, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के जन्म दिवस जयंती पर ये सारी बातें हो रही थी। जिस डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने इस देश को एक संविधान दिया और उस संविधान में फ्रैटर्निटी, ब्रदरहुड, सेक्युलरिज्म, इन चीजों को, इन मूल्यों को उन्होंने सेलिब्रेट किया। और ये इस देश के लिए हम कह सकते हैं कि इसका पालन करना अनिवार्य है हम पर। कम्युनल हेट्रेड और कम्युनल ना फैले, कम्युनल हार्मनी बनी रहे, यह हमारी ड्यूटी है, कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है, उसी संविधान के तहत मिली हुई हमारी ड्यूटी है। तो उसको भी तो हमें निभाना है। हमको ये नफरत फैलाने वाले दौर से गुजरना होगा, लेकिन इसको हराकर हमको बाहर निकलना होगा। और ये इसमें बहुत बड़ी जिम्मेदारी जरूर पत्रकारों की है, लेकिन पत्रकारों पर को भी अपने सही रास्ते पर बनाए रखने के लिए जो लोगों का एक मॉरल, एथिकल प्रेशर होना चाहिए, वो प्रेशर भी लोगों ने इस मामले में बनाकर रखना चाहिए। एक अंकुश, एथिकल अंकुश हम कह सकते हैं, नैतिक अंकुश मीडिया पर भी बने रहे। इसके लिए आम आदमी की तरह से भी हमको कुछ जिम्मेदारी निभानी होगी। और मैं समझता हूं कि हम जरूर इसके बारे में जिम्मेदाराना बर्ताव रखेंगे और भारत को इस जेनोसाइडल, इस नरसंहार की तरफ जाने से हम रोकेंगे और हमें रोकना होगा। ये हमारी जिम्मेदारी है। और मैं मानता हूं कि हम सब जो भी इसको देख रहे हैं, वो इस बात को और इसकी अहमियत को, इसकी गंभीरता को समझेंगे, जानेंगे और इस गंभीरता को और इस हमारे कर्तव्य को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने की भी कोशिश करेंगे। मेरे ख्याल से आज के दिन, आज के दौर में, in the present circumstances, I think this is the role of media that media should play and media should adhere to. It is our constitutional, ethical, moral and professional responsibility to stick to the basic fundamental ethics of journalism and not spread false news, not spread news based on half truth. And it is our extremely important responsibility to tell the truth and shame the devil. Thank you very much.